अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोही की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी। जिस तरह मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारियां अब तकरीबन मुकम्मल होने को हैं और कल सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ होने अब तकरीबन 12 घंटे का टाइम रह गया है और इसके बाद सुबह 8 बजे से मुल्क भर में जो पोलिंग का आगाज़ है वो हो जाएगा और ये शाम 5 बजे तक ये सिलसिला जारी रहेगा। इस हवाले से रोही की स्पेशल ट्रांसमिशन का सिलसिला भी जारी है, जहाँ पर हमने साउथ पंजाब के हवाले से जो सियासी मंजरनामा है उस पर हम मुसलसल गुफ्तगू कर रहे हैं। मुख्तलिफ हलकों की सूरत हाल के हवाले से, वहाँ के जो उम्मीदवारों की जानब से जो आवाम से वादे किए गए, उसके साथ साथ जो वोटर के ख्यालात हैं, जो वोटर को इस बार फिर कायल करने की कोशिश की गई कि इस बार हमारे सैम्पल पर निशान लगाएं, तो हम आपके लिए मुकम्मल तौर पर कोशिश करेंगे। ये उम्मीदवारों के हर जगह हमें बयानात सुनाई दिए, तो इस पर भी हमने मुसलसल गुफ्तगू की। उसके साथ साथ एक बात जो हर जगह डिस्कस की जा रही है कि कल का दिन वोट का दिन है, तो वोट सब लोग जिनका वोट है वो लाजमी कास्ट करें, क्योंकि वोट के ज़रिए एक जमहूरी माशरे में एक जमहूरी हुकूमत का क्या मुमकिन हो सकता है। अगर वोटर का टर्नआउट ज़्यादा रहा तो यकीनन हमें नताइज भी उसी हिसाब से मिलेंगे, क्योंकि हम 2008 के इलेक्शन की बात करते हैं तो वहाँ पर जब एक MNA 40,000 वोट लेकर MNA बनता है तो 2013 में ये सूरत हाल मुख्तलिफ नजर आती है और तकरीबन 70 से 80,000 वोट लेने पड़ते हैं एक MNA को। 2018 में ये सूरत हाल 1 लाख से ज़्यादा पे है। अब यकीनन नए वोटर भी ऐड हुए हैं और वोटर की तादाद में भी इजाफा हुआ है, यंगस्टर वोटर की काफ़ी बड़ी तादाद है। तो ये उम्मीद का इज़हार किया जा रहा है कि तमाम लोग अपने वोट कास्ट करेंगे और हमें टर्न आउट बेहतर दिखाई देगा। लेकिन ये सारा डिपेंड करता है वोटर पे कि कल का दिन वोटर किस तरीके से बाहर निकलता है और किस तरह अपना वोट कास्ट करता है, और फिर नताइज जब आएंगे उस वक्त ही मालूम हो सकेगा कि पूरे मुल्क का मंजरनामा क्या बनता है और स्पेशली साउथ पंजाब की क्या सूरत हाल बनती है। इस सारे सूरत हाल पर हम गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले हम आपको अपने मेहमानों का तारुफ करा दें। हमारे साथ पहले मेहमान मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तजियाकार हैं, कॉलम निगार रज़ीउद्दीन रज़ी साहब। रज़ी साहब, आपको खुश आमदीद। वालेकुम सलाम। इस टाइम में आपने वक्त निकाला हमारे लिए, बहुत शुक्रिया। उनके साथ हमारे दूसरे मेहमान हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, कॉलम निगार हैं, तजियाकार हैं, शकील अंजम साहब। शकील अंजम साहब, खुश आमदीद। आपका भी शुक्रिया कि मसरूफियत में से टाइम निकाल के हमारे पास है। और हमारे तीसरे मेहमान सीनियर सहाफ़ी तजियाकार यूसुफ आबिद साहब। यूसुफ आबिद साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप हमारे पास तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, जिस तरीके से बात कर रहे थे, हमने पहले कोशिश की कि हम हल्का वाइज डिस्कशन कर सकें, हल्कों की सूरत हाल के हवाले से बात कर सकें, लेकिन कल सुबह 8 बजे पोलिंग का आगाज़ हो जाना है। इंतखाबी मुहिम अब ख़त्म हो चुकी है कल रात से ही, तो अब इलेक्शन की तैयारियाँ चल रही हैं जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से हैं और पोलिंग स्टेशन पर अब सामान की तरसील का अमल भी शुरू हो चुका है। तो हम कोशिश करेंगे कि ओवरऑल जनूबी पंजाब की सियासत को डिस्कस कर सकें और उसके साथ साथ हम कोशिश करेंगे भावलपुर भावलनगर के जो हल्के हैं उनको भी हम डिस्कस करें कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। रज़ी साहब, इलेक्शन 2024 सबको इंतज़ार था और आखिर ये इंतज़ार ख़त्म होने को है। अब कल इलेक्शन कैसा होता है तो कल मालूम होगा। वोटर के बारे में आप क्या समझते हैं कि जो अभी तक आपकी लोगों से मुलाकातें हुई, लोगों की राय आपके सामने आई, तो कैसा टर्नआउट देख रहे हैं? देखिए, टर्नआउट हमारे यहाँ डिपेंड करता है कल के दिन पर, और उसमें तवक्को तो यही रखनी चाहिए कि टर्नआउट हमारा जो 40, 45, 50 के करीब चल रहा था उससे ज़्यादा हो। और लेकिन मुझे अभी वो जोशो खरोश, ये पहला इलेक्शन है जिसमें हमें बेयकीनी की कैफियत बहुत ज़्यादा रही। पहले तो यही गुमान नहीं था कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, मुसलसल इसके बारे में कन्फ्यूजन रहा। फिर ये हुआ कि जी अब तो इलेक्शन होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन ने वाजे किया। फिर और बहुत सी र्यूमर्स बीच में चलती रहीं, मिसाल के तौर पर इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये आज सारा दिन इसकी वजाहतें आती रहीं, आपने देखा होगा। इलेक्शन कमीशन ने भी कहा, PTA की जानिब से भी आया कि नहीं, ऐसा कोई नहीं होगा, क्योंकि माजी के जो तजर्बात हैं उसके बारे में लोग बेयकीनी का शिकार हैं। उसके बाद कल फिर इस पर डिपेंड करेगा कि अमन व अमान की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल बहुत अहमियत की हामिल है। और मुल्तान में भी कई स्टेशन को एहसास स्टेशन करा दिया गया और पूरे पंजाब में। तो हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि लोगों को निकलना चाहिए, लोगों को। और जैसे आपने बताया कि नए लोग आए हैं, इसमें बहुत सारे लोग हैं जिनका टर्न इस मरतबा जिन्होंने वोट डालना है। अब हमने ये देखना है कि नए लोग जो हैं वो किस कदर संजीदा हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि हमने माजी में ये देखा है कि नए लोग उस तरह निकले नहीं, बाहर नहीं निकले। और हमने पोलिंग स्टेशनों पर जब कतारें देखते हैं, बहुत सारे लोगों को देखते हैं, उसमें एक बुजुर्ग लोग और उसमें एक अधेड़ उम्र के लोग और बुजुर्ग लोग, यही सारे हम देख रहे होते हैं। सो इस मरतबा अगर तो नए लोग जिनके वोट बने हैं वो अगर आएंगे तो फिर वो डिसाइसिव रोल प्ले करेंगे।
और ये हमें अब वो डिसाइसिव रोल क्या होगा इस बारे में बहुत सी चेम गोइयाँ हो रही हैं, लेकिन हमें उम्मीद रखनी चाहिए कि सबसे अहम बात यह है, मैं सुबह भी बात की थी कि इलेक्शन हो रहे हैं, इंतखाबी अमल जारी है, ये सबसे अहम बात है। शकील अंजुम साहब, 2008 से हमारे यहाँ जमहूरी सफ़र शुरू हुआ, मुशर्रफ साहब के बाद 2008 का इलेक्शन, 13 का इलेक्शन, 18 का और 24 का इलेक्शन, क्या फ़र्क समझते हैं कि जमहूरियत मजबूत हुई या जमहूरियत अभी भी हमारे यहाँ लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि इसको मजबूत होने में टाइम लगेगा? मेरा ख्याल है अभी जो जमहूरियत मजबूत होने की बात की है, तो जो जहाँ पर जमहूरियत है वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से अगर हम बात करें तो हमें अभी काफ़ी टाइम लगेगा। मेरे ख्याल हमारे पास एक मौका आया था जमहूरियत को मजबूत करने का, जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने और मियाँ नवाज शरीफ ने मिसाक जमहूरियत किया था, तो उस वक़्त वो बड़ा अच्छा मौका था। और आपने देखा कि हमारी जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कुछ मैच्योरिटी भी आई थी उस वक़्त, और वो जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की सियासत थी, एक दूसरे को इल्ज़ाम लगाया जाता था कि इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उसके बाद आपने देखा होगा कि एक पाकिस्तान की सियासत में मैच्योरिटी थी। लेकिन 2011 मैं ये समझता हूँ कि हमारी जमहूरियत को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है वो मोहतरमा बेनज़ीर की शहादत की वजह से भी हुआ है। अगर वो आज ज़िंदा होती तो पाकिस्तान के हालात और पाकिस्तान की सियासत जो है वो मुख्तलिफ होती, और वो जो खला था मोहतरमा के जाने के बाद उसके अंदर पीटीआई इंडक्ट हुई। पीटीआई की इंडक्शन से जो पीटीआई ने बिहेवियर इख्तियार किया, जो ज़बान इस्तेमाल की, जो लैंग्वेज इस्तेमाल की, पूरे के पूरे मुआशरे को जो है एकदम से जो है ना वो तब्दील करके रख दिया। टॉलरेंस लेवल जो है वो लोगों का वो ख़त्म हो गया, गालम गलोच, सोशल मीडिया आ गया इस दौरान, सोशल मीडिया ने आके रही से कसर और पूरी कर दी। तो मेरा ये ख्याल है कि अभी हमें जो है ना बहुत टाइम लगेगा। और अब 24 का इलेक्शन, कल का दिन कैसा देख रहे हैं आप? साउथ पंजाब की सूरत हाल के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता इलेक्शन में हमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ काफ़ी सीटें दिखाई दी थी और इल्ज़ामात भी थे कि इलेक्शन मैनेज हुआ। 24 के इलेक्शन में, कल के इलेक्शन में क्या माहौल देखते हैं आप? कल का इलेक्शन जो है, कल का दिन बड़ा अहम है इलेक्शन के हवाले से। साउथ पंजाब में 46 सीट्स हैं एनए की, और ये बहुत बड़ी सीट्स हैं आप हुकूमत साजी के हवाले से और हुकूमत को गिराने के हवाले से, और ये हमेशा ये ट्रेंड रहा है। यहाँ से जब भी जो इलेक्टेबल अपने आप को कहलाते हैं वो हमेशा कोशिश करते हैं कि उनकी जो सियासत है वो ताकत के इर्द गिर्द घूमे, और उनकी कोशिश होती है कि जो जमात हुकूमत साजी करने जा रही है उसका पार्ट बन जाए, उनका हिस्सा बन जाए। माजी में भी आप देख लें, अभी जो दर्जनों की तादाद में आज़ाद उम्मीदवार हैं और कई ऐसे उम्मीदवार हैं जो विनिंग कंडीशन में हैं, तो फिर उनका भी हवाओं का रुख उन्हीं जमातों की तरफ होगा जो कि देखिए हुकूमत में आने वाली, मतलब पीएमएलएन के जो हलके हैं वो तो ये दावा कर रहे हैं कि हम सिंपल मेजॉरिटी ले जाएंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी जमात को 2024 के इलेक्शन में सिंपल मेजॉरिटी मिले। और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं वो भी काफ़ी तगड़े हैं, और माजी में भी आज़ाद जीतते आए हैं, और इस दफ़ा इम्कान ज़्यादा है आज़ाद ज़्यादा जीतेंगे, और वो हुकूमत साजी के हवाले से बड़ा अहम किरदार होगा उनका। और जिस तरह माजी में उनकी ख़रीदो फ़रोख्त होती थी और अब भी इसी तरह ख़रीदो फ़रोख्त होगी, उसी तरह का सिलसिला। हाँ देखिए, आसिफ अली जरदारी साहब जो है वो बड़े प्लेयर हैं लोगों की ख़रीदो फ़रोख्त के हवाले से। वो अब भी दावा करते हैं कि ये जो अदम एतमाद आई थी इमरान खान के ख़िलाफ़, वो ड्यू टू ऑल बिकॉज ऑफ मी, और मैंने ही जो है वो मियाँ नवाज शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, मैंने मियाँ नवाज शरीफ को राज़ी किया, और ये सारी की सारी हुकूमत साजी मैंने की। और बलूचिस्तान में भी इसी तरह हुआ जब, लेकिन बिलावल के काफ़ी अग्रेसिव बयानात आ रहे हैं कि अगर कोई धांधली हुई तो हम इस पर रिएक्ट करेंगे। उन्होंने कहा कि 9 मई को भूल जाएंगे, बानी पीटीआई को भूल जाएंगे जो उन्होंने कुछ किया, अगर हमारे साथ धांधली हुई तो। ये मेरा ये ख्याल है कि ये सिर्फ बयानात सियासी बयानात है, और अपने जो वोटर्स हैं जो वो समझते हैं कि पंजाब में ख़ास तौर पर जो पीपल्स पार्टी वीक हुई थी एक मफाहमत की सियासत की वजह से, जो आसिफ अली जरदारी साहब ने शुरू की थी, उसकी वजह से मेरा ये ख्याल है कि वो सिर्फ अपने वोटर को अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अदरवाइज़ उन्हें भी पता है, जरदारी साहब को भी पता है कि वो इमरान खान नहीं बन सकते। एक दफ़ा जरदारी साहब ने कोशिश की होगी, आपको याद होगा कि ईंट से ईंट बजा दूंगा, उसके बाद फिर वो दुबई चले। यूसुफ आबिद साहब, सूरत हाल आपके सामने है। शकील अंजुम साहब कह रहे हैं कि सियासी जमातें अगली हुकूमत जो बनेगी उसमें
जो उनका रोल होगा एग्रेसिव रोल नहीं होगा, मिलजुल के सारा कुछ चलेगा। कल का दिन कितना अहम है और मुल्तान की क्या सूरत हाल देख रहे हैं? पोलिंग कैंप्स तो लगने शुरू हुए हैं, आज हमने सड़कों पे देखा सियासी जमातों के। कल की सूरत हाल बहुत ज़्यादा अहम है कि माजी में अगर हम देखें कि ये चौथी असम्बली है जो अपना टेनोर जो है जिसने मुकम्मल किया है, गो के इसमें जो वज़ीर आज़म थे वो अपना टेनोर मुकम्मल नहीं कर सके, लेकिन अगर ये जमहूरी अमल इसी तरह चलता रहा तो उम्मीद है कि वज़ीर आज़म भी आगे जो है वो अपना टेनोर मुकम्मल करेंगे। 2018 के इंतखाबात में हमने नौजवानों को बहुत ज़्यादा मुतहरिक देखा और नौजवानों का जो टर्न आउट था उनकी वजह से टर्न आउट भी बहुत ज़्यादा रहा। लेकिन अब की जो सूरत हाल है ख़ासकर PTI की वजह से उससे हमें जो नौजवान है वो थोड़ा मायूस कदरे जो है वो नज़र आता है और लोग कहते दिखाई दे रहे हैं कि हमारे वोट से अब जो है वो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे कि जमहूरी अमल का जो है वो यही एक वाहिद रास्ता है आपका वोट। तो और जब आप स्क्रीन के पीछे खड़े होंगे तो स्क्रीन के पीछे या आप होंगे, आपका ज़मीर होगा या सिर्फ खुदा आपको देख रहा होगा, तो वहाँ ये आपने फैसला करना है कि आपने किस सही आदमी को, किस सही अपने नुमाइंदे को चुनना है जो आगे जाकर जो है वो मुल्क व कौम की खिदमत कर सके या आपसे जो वो या आपके लिए कोई अच्छे मुफीद काम कर सके। इसमें जो वोटर पे डिपेंड करता है कि वो कल क्या करते हैं। साहब मुल्तान की अगर बात करें, मुल्तान में गिलानी साहब काफ़ी एक्टिव रहे, मोटरसाइकिल पे भी कैंपेन करते रहे। कुरैशी साहब इस बार नहीं है मैदान में, उनके साहबजादे उनकी साहबजादी हैं, उसके अलावा जुवैद हाशमी साहब भी नहीं है। तो मुल्तान में एक ऐसा माहौल देखा इन सारे दिनों में जब ये इलेक्शन कैंपेन जारी थी कल तक? देखिए, मुल्तान में गिलानी ख़ानदान का एक फैक्टर तो मौजूद है, लेकिन इस मरतबा जो चीज़ बहुत ज़्यादा डिस्कस हुई वो ये डिस्कस हुई कि गिलानी साहब ने तमाम सीटों पर अपनी फैमिली को उन्होंने उम्मीदवार बनाया। 150 में कुर्बानी दी और चले वो कुर्बानी दी है, वो अल्लाह करे कबूल हो जाए कुर्बानी उनकी। लेकिन ये चीज़ जो है एक नेगेटिव, और वैसे भी इससे पहले भी ये अली मूसा की कैंपेन तो काफी एग्रेसिव जा रही है वहाँ से। ठीक है, वो अच्छी बात है, लेकिन दूसरा एक और चीज़ जो बहुत अहम, हमने आज सुबह की नशरियात में मैं बुखारी साहब के साथ बैठे थे और हमने काज़मी साहब के साथ बात की थी, हामिद सईद काज़मी साहब के साथ। काज़मी साहब को भी यही शिकायत है, काज़मी साहब का वोट बैंक यहाँ मौजूद है, उन्हें मौका नहीं दिया गया, काज़मी साहब को ये मौका नहीं मिला यहाँ से। हालांकि उन्हें पीपल पार्टी रिसेंट ज्वाइन की थी और ज़दाई साहब ने जाना था, नहीं जा सके उनके पास। वो मिले भी, सब कुछ हुआ, वो बता रहे हैं कि क्या हुआ, उन्होंने ये बात की। सो अगर इस तरह की जो सिचुएशन है ना, इसमें आपने बहुत सारे लोगों को, अपने एलाइज को नाराज़ भी किया। दूसरी बात यह है कि मैं इस खित्ते में साउथ पंजाब में पीपल्स पार्टी ने हमेशा डोमिनेट किया। मुल्तान को अलग कर देते हैं। माजी में आपने देखा मुजफ्फरगढ़, रहीम यार खान है, मुजफ्फरगढ़ है। मतलब जब PTI का बूम था 2018 के इलेक्शन में, फिर भी साउथ से ही जीत गए, मुजफ्फरगढ़ है, लेकिन अब यहाँ मुजफ्फरगढ़ में इफ्तिखार खान जीत गए, हमें मखदूम साहब के बेटे। अब यहाँ कुछ और फैक्टर भी देखें ना आप, मुजफ्फरगढ़ में आपको जमशेद दस्ती का फैक्टर और इस किस्म के बहुत सारे का फैक्टर नजर आ रहा है हमें, और वो मुसलसल मौजूद है, और अब वो एग्रेसिव होता जा रहा है। उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई, उसे अरेस्ट भी किया गया, वो उसने पार्टियाँ भी तब्दील की, बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन वो आम आदमी की आवाज़ तो है, इसमें तो कोई शुबा नहीं। ये दावेदार तो सारे हैं, वो दावेदार तो सारे हैं, लेकिन जिस अंदाज में उसने कैंपेन चलाई, जिस अंदाज में वो लोगों में मिल जाता है, जिस तरह वो लोगों के यहाँ पहुँचता है, हमारे पास टीपू भी अवामी बंदे हैं, उनका भी कोई बैकग्राउंड इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम कह सकते हैं। नहीं, उन्होंने और शाह सयाल भी इतने ज़्यादा कोई हमारे साथ MSF में उन्होंने स्टूडेंट पॉलिटिक्स इकट्ठे शुरू की थी हमने, हमार नवाज टीपू ने। आप सही कह रहे हैं, उनके वालिद साहब जो है वो ज़िलाई सदर थे मुस्लिम लीग के, बिल्कुल उस वक्त वाहिन साहब वज़ीर आला होते थे, तो उन्होंने भी काफ़ी स्ट्रगल की है। आप सही कह रहे हैं, उनका फैमिली बैकग्राउंड कोई इतना ज़्यादा मजबूत नहीं है कि वो किसी बड़े सियासी खान वादे से हों, जैसे जागीरदार होते हैं मुजफ्फरगढ़। वो MPA जीत चुके हैं और इस वक्त भी उनका अच्छा कंपटीशन है तीनों के दरमियान, जमशेद दस्ती, हमार नवाज टीपू और मार इरशाद सयाल के दरमियान। और आप देखेंगे कि बहुत अच्छा कंपटीशन। उसके अगले हल्के में जाएं तो वहाँ भी नवाजुद्दीन इफ्तिखार मौजूद हैं, और नवाजुद्दीन इफ्तिखार मौजूद हैं, इनकी अहलिया मौजूद हैं जमशेद दस्ती साहब की, और नवाब अहमद खान हैं, वो भी मौजूद हैं। तो कसवर करीम लंगड़ियाल आज़ाद हैसियत से लड़ रहे हैं।
तो ये जो सारे हलके हैं साउथ के आप देखें तो उनमें मुझे लगता है बड़ा हेल्दी और टफ कंपटीशन है, कोई भी दिलचस्प और कहीं भी हमारे सिटी में बहुत दिलचस्प कहीं भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कैंडिडेट जो है बिल्कुल वाज़ेह अक्सरियत से जीतने की पोजीशन में है। और इस वक्त की जो सूरत हाल है, जो वोटर्स का रवैया है और जो वोटर्स के अंदर कोई जो सियासी आप कहते हैं कि सेंस आई है, उसने जो है ना पहले उम्मीदवार चक्कर देते थे अब वोटर्स ने चक्कर दिया। उम्मीदवारों से भी बात हुई होगी, उम्मीदवार कितने पुरएतमाद हैं? उम्मीदवार बिल्कुल परेशान है, कोई ये कहने की पोजीशन में नहीं है कि मैं जो है वो जीत जाऊंगा। वो ये कहते हैं कि मुकाबला है, देखें क्या होता है, लेट्स सी। और नून लीग को कम से कम दुआ करनी चाहिए कि वोट जो टर्न आउट है वो कम हो, क्योंकि जितना वोट टर्न आउट ज्यादा हुआ नून लीग के उम्मीदवारों को उतना ही नुकसान पहुंचेगा। मुल्तान लीग खानेवाल में नून लीग मजबूत नजर आ रही है। मोहम्मद खान डाह अच्छी सीटों पे है, वहाँ से चौधरी नज़ीर वो इफ्तिखार नज़ीर नहीं, वहाँ पे पोजीशन चेंज हो गई है। इफ्तिखार नज़ीर के हल्के में अयाज खान न्याजी मजबूत हो गए हैं, वहाँ से अलीम खान भी है, वहाँ से एमपीए के अलीम खान भी हैं। वो उन्होंने बड़ा डेंट डाला है उन्हें, और वो जितने यूसी चेयरमैन काउंसलर्स थे वो सारे के सारे उन्हें ज्वाइन कर गए हैं। इफ्तिखार नज़ीर नो डाउट बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं और थे, लेकिन इस वक्त उनकी सिचुएशन थोड़ी सी जो है ना वहाँ पे तब्दील हुई है। इस वक्त अयाज खान न्याजी जो है भी वही मरूसी सियासत वाला काम है ना कि उनको डोमिनेट कर रहे हैं। दूसरा दोनों भाई जो है वो नीचे एमपी लड़ रहे हैं। ऐसे हम भावलपुर की सूरत हाल पे भी आएंगे। रजी साहब, हल्का NA 160 है और इसमें इस बार जो उम्मीदवार हैं अब्दुल गफ्फार भट्टू साहब नून लीग से हैं और ये सबका MNA भी रहे हैं और तकरीबन 1,02,000 उन्होंने वोट लिए थे। उनके मुकाबले में सैयद मोहम्मद अस्कर शाह थे जिन्होंने 93,000 वोट लिए थे PTI के, और ये भावलनगर से हम तो इसमें आप क्या सुझाव समझते हैं कि भावलनगर और भावलनगर की अगर भावलपुर की बात करें, अच्छा भावलपुर में हमने ये देखा कि भावलपुर में एक तो भावलपुर सूबे की अगर हम बात करें, भावलपुर को जब देखते हैं फिर हमें भावलपुर को उस एंगल से भी देखना होता है। लेकिन यहाँ पर हम देखें तो उसमें हमें बहुत सारे ताकतवर लोग हैं जो हमेशा से जैसे रियाज भी ज़्यादा मुसलसल जीतते हैं। इसी तरह फिर हमें वहाँ से जो दीगर उम्मीदवार हैं उनमें जिस तरह में तारिक बशीर चीमा इस बार NA 165 पे आए करें, NA 165 पर हैं। अच्छा फिर हमारे यहाँ सऊद मजीद भी इसमें सऊद मजीद वाला फैक्टर में सऊद मजीद करेंगे। तो ये चीज़ें जो सी हैं ये, अच्छा फिर उसमें अब्बासी खानदान का एक रोल है, प्रिंस ऑफ भावलपुर का वो भी एक रोल है और वो भी लोग अपना रोल प्ले करते हैं। और ये सारी चीज़ें जो हैं भावलपुर के इलेक्शन को खासी दिलचस्प बना रही हैं। अच्छा साहब, क्या सूरत देख रहे हैं भावलपुर सिटी में, क्या सूरत बनेगी? क्योंकि यहाँ तो यहाँ पे PTI फैक्टर 164 पे, यहाँ से रियाज भी ज़्यादा है और उनके मुकाबले में एजाज अहमद है। अच्छा यहाँ पे अगर हम 164 की बात करें तो जो रियाज पीर ज़्यादा हैं वो पिछले कई इलेक्शन जीत चुके हैं और इस बार उनका बड़ा होल्ड 2002 से जीतते आ रहे और वो जीतते आ रहे और जो ये बिरादरी उनके साथ है और उनका काफ़ी हल्के पर होल्ड है और उनके मुकाबले में जो है वो कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अभी तक आया नहीं किसी भी पार्टी का। तो पिछली दफ़ा नईम वड़ाइच जो है वो PTI ने लॉन्च किया था और उन्होंने अच्छे वोट लिए थे, लेकिन इस मरतबा जो है वो इलेक्शन नहीं लड़ रहे, उनको लड़ने नहीं दिया जा रहा, 10 बरदार हो गए जो भी कह लें। तो इसलिए पीरज़ादा साहब बेहतर पोजीशन में है वहाँ से। और इस बार भी 24 में भी आप देख रहे हैं कि हाँ उम्मीद है कि मुझे लगता है क्योंकि उनके मुकाबले में कैंडिडेट कोई इतना मजबूत उम्मीदवार। हमारे साथ भावलपुर से रजा मलिक साहब मौजूद हैं, जरा उनसे भावलपुर की असल सूरत हाल जानते हैं। रजा मलिक साहब कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक बिलाल, आप कहें, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है साहब। जहाँ ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है कई दिनों से, भावलपुर की क्या सूरत हाल है? इस बार भी ज़्यादा और वहाँ से तारिक बशीर चीमा और दीगर उम्मीदवार जो हैं हल्कों में, कैसा मुकाबला देख रहे हैं वहाँ पे? देखिए बिलाल, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ना जमहूरी अमल का जो तसलसल है वो जारी है और ये इंतखाबात उसी की कड़ी है और कल जो है वो पोलिंग डे है, फाइनल काउंटडाउन है। और भावलपुर की अगर बात करते हैं तो देखिए भावलपुर में है कौमी असेंबली की 5 और सूबाई असेंबली की जो है वो 10 नशिस्तें हैं और कभी जो है वो भावलपुर जो है वो मुस्लिम लीग नून का जो है वो किला तस्वर किया जाता था कि यहाँ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के भी उम्मीदवार जो है वो कामयाब हुए और अब जो है एक बड़ी
कांटेदार मुकाबले हैं, बड़ा सख्त किस्म के जो हैं वो नजर आ रहे हैं। हासिलपुर 164 से देखिए आप रियाज पीरजादा और एजाज गडन के दरमियान जो है वो एक सख्त मुकाबला नजर आ रहा है। इरफान कदेजी भी जो है देखिए रियाज पीरजादा के मुकाबले में इस बार चौधरी नईम नहीं है, तो क्या समझते हैं मुकाबला टक्कर का है या एजाज गडन है और उसके साथ इरफान कदेजी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हैं। यकीनी तौर पर देखिए एक बड़ा हल्का है ये, और मुकाबला जो है वो एक सख्त मुकाबला है, कांटेदार मुकाबला नजर आ रहा है। बड़े बड़े जो नाम हैं, बड़ी बड़ी बिरादरियों को जो है वो साथ मिलाया जा रहा है। जोड़ तोड़ का सिलसिला जो है वो आप समझें कि जो भी जोड़ तोड़ होना था वो हो गया और आखिरी लम्हे तक वो मजीद भी होता रहेगा। और कल सुबह जो है वो पोलिंग है। इसी तरीके से जो एक बड़ा मुकाबला है वो एक सऊद मजीद का और तारिक बशीर चीमा साहब यजमान एंड 165 में जो है वो एक बड़ा जबरदस्त एक मुकाबला जो है वो होने जा रहा है। बड़ी बड़ी बिरादरियां जो है वो एक दूसरे की हिमायत हासिल करने के जो है उम्मीदवारों की तरफ से दावे किए गए हैं और प्याले के निशान पे जो है वो सऊद मजीद हिस्सा ले रहे हैं। सऊद मजीद लास्ट टाइम 4000 वोटों से हारे थे तारिक बशीर चीमा से, तो इस बार कैसा देख रहे हैं आप उनको? देखिए मुकाबला जो है बिलाल इसमें कोई सियासत में कोई बात हद से आखिर नहीं होती, कोई बात कतई नहीं होती और यकीनी तौर पे जो है वो जो टर्न ओवर है वोटर्स का वो बड़ा डिपेंड करेगा कि किस तरीके से जो है वो वोटर्स अपना जो है जाके अपने वोट जो है कास्ट करते हैं अपने लिए। जब वो एक फैसले पे होती हैं, जब उनके अंगूठों में निशान लग जाता है और बैलेट पेपर्स उनके हाथ में होते हैं तो फिर उन्होंने ही फैसला करना है कि वो किसको वोट देने जा रहे हैं। साहब हमारे साथ मौजूद रहिएगा, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे तो हमारे मेहमान भी मौजूद हैं, वो भी आपसे पूछना चाहेंगे सवाल, तो ब्रेक के बाद मिलते हैं, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह रोज की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है, हम डिस्कस कर रहे थे भावलपुर की सूरत हाल को। रज़ा मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मेरे ख्याल में रब्ता उनके साथ बहाल हो रहा है, तो उनसे बात करेंगे। रज़ी साहब, तारिक बशीर चीमा सऊद मजीद का मुकाबला है। सऊद मजीद नून लीग के पहले उम्मीदवार थे, लेकिन इस बार वो आज़ाद आ चुके हैं, लेकिन पैनल में नून लीग है और मकामी क़यादत नून लीग की सपोर्ट नहीं कर रही, तो क्या सूरत हाल बनेंगे? देखें ये अगर मकामी तौर पर लोगों को शिकायत भी होती हैं, मकामी जैसे हमारे यहाँ मकामी सियासत होती है, आप लोगों को गिले शिकवे होते हैं, अच्छा वो गिले शिकवे यकीनन वहाँ भी होंगे, लेकिन इसमें वहाँ की सियासत जो है वो बरादरियों की सियासत ज़्यादा है, धड़ों की सियासत ज़्यादा है। उसमें जट बरादरी का अपना रोल होता है, चौधरियों के अपने रोल हैं। अब वो जिसके पास बरादरी है, ये बरादरियों का रोल वहाँ ज़्यादा होगा। अब वो बरादरियों का रोल जो है मेरा ख्याल है उसमें ये जो मकामी तौर पर अगर कोई सपोर्ट कर रहा है फ़र्क तो पड़ता है, लेकिन मेरा ख्याल है वो फिर वहाँ मैनेज हो जाता है। जो इस वक्त मुल्तान में देखा कि जहाँ सीट एडजस्टमेंट हुई तो नून लीग की जो मकामी क़यादत थी वो मान गई, चाहे वो रफ़ीक रिजवाना साहब हों, चाहे वो शेख तारिक रशीद हो तो MP के लिए आ गया और बाकी हल्का NA 149 में। लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ है, भावलपुर की NA 165, तो यहाँ की मकामी क़यादत ने मज़ाहमत की है नून लीग के जो आला क़यादत का फैसला है। अच्छा, इसमें एक फैक्टर हमें ये भी देखना चाहिए कि जब सीट एडजस्टमेंट हो रही थी IPP के साथ और PMLQ के साथ, तो आपने देखा कि फिर एक बयान आ गया था चौधरी सालिक का, चौधरी शुजात साहब का, कि हम PMLN से जो है वो सीट एडजस्टमेंट नहीं करेंगे, वो हमें कम सीटें दे रहे हैं। बिल्कुल उनके साथ हमारा तय हुआ था कि ये हमें महीने की गुजरात वगैरह में भी देंगे। हाँ, लेकिन उसके बावजूद जो है जो जामिन थे उन्होंने वहाँ पर टिकट शेयर के निशान के साथ कैंडिडेट खड़ा नहीं होने दिया भावलपुर में, चाहे वो गुजरात हो, बहावलपुर हो या फिर चकवाल हो, जिधर जिधर भी बात हुई थी जिन सीटों की, तो वहाँ पर शेर के निशान पे लोग नहीं हैं, लेकिन आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं और वो फुल टाइम नून लीग। और अगर हम 149 की बात करें तो ये इन्होंने फैसला कबूल इसलिए किया कि इनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। ठीक है, बददिली से उन्होंने कबूल किया। उन्होंने तरीन साहब को अभी तक कबूल नहीं किया, आज के दिन तक। जो मकामी क़यादत है जिनसे टिकट वापस लिए, मलिक अनवर से टिकट वापस लिया गया, तो उन्होंने उन्हें कबूल नहीं किया। और इसी तरह रिजवाना साहब हैं, रिजवाना साहब ने भी दिल से कबूल नहीं किया, अगरचे वो पार्टी को दिखाने के लिए कह रहे हैं, तो हाथों में हाथ डाल के, हाँ मतलब हाथ खड़े कर रहे हैं, लेकिन वो हाथ खड़े ही कर दिए, हाथ ही खड़े किए, उन्होंने कहा हमारे 8.5 हाथ खड़े थे। तो इसलिए जो है अपना वहाँ पर सिचुएशन बड़ी मुख्तलिफ है। तो चीमा साहब को टक्कर मिलेगी? चीमा साहब को टक्कर है,
उसकी वजह यह है कि चीमा साहब एक तो अपने एक विंग अपने बेटे का ले आए हैं नीचे। पहले उनके साथ डॉक्टर अफजल होते थे और वो अराई बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, दोनों विंग्स उनके अराई होते थे, तो मुकाबला होता था जट और अराई बिरादरी का। एक इस बार उसके बाद जो है ये जो हल्का है, जो नई हल्का बदलियाँ हुई हैं, ये हल्का चला गया चन्नी गोट तक, उसमें सराइकी वोट भी इंडक्ट हो गया है, तो वो भी काफ़ी अहम रोल अदा करेगा इस सीट के ऊपर, इस इलेक्शन में, कि उसका झुकाव किस तरफ जाता है। तो चीमा साहब का बेटा जो है बिल्कुल न्यू कमर है। आप ये देखें कि उन्होंने अपने विंग्स खुद ही खराब करके और फिर वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। जैसा आपने बताया कि वो 4000 वोटों से जीते थे, 3200 वोटों की उनकी लीड थी इस हल्के से 2018 के इलेक्शन में। हमारे साथ PP 254 से उम्मीदवार हैं ज़िशान अख्तर जमात इस्लामी के, वो मौजूद हैं। कैंपेन तो उनकी ख़त्म हो गई है, ज़रा कल का हलवा लेते हैं। ज़िशान अकरम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। सुनाए, इलेक्शन कैंपेन तो फिर कल आपने ख़त्म कर ली, कैसा रहा आपको रिस्पांस पब्लिक का और वोटर्स का? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी, मेरी तो पूरी इलेक्शन मुहिम में लोगों का रिस्पांस बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार रहा था। और कल अल्हम्दुलिल्लाह जो हमने शादरा में अपना इस्लामी जलसा किया, वो 30 तारीख की रिकॉर्ड के हिसाब से लोगों का कहना है कि फकीर मिसाल था। हाजिरी के हिसाब से, सिस्टम के एतबार से, और लोगों ने ऑलमोस्ट फैसला कर दिया कि तराजू 254। लेकिन फैसला तो कल शाम को ही मालूम होगा कि किसके हक में लोग फैसला करते हैं। आप पर उम्मीद है, अच्छी बात है। ये बताइएगा कि इस बार जो इलेक्शन की तैयारियां हैं, उसके साथ जैसे कल टर्न आउट कैसा देख रहे हैं, और आप क्या समझते हैं आपके हल्के में जो पोजीशन है और सूरत हाल है, तो किस तरीके से आपने ये सारी कैंपेन को लेकर चले और क्या क्या आपको पब्लिक की जानिब से कैसा रिस्पॉन्स था? जी, इसमें जो बुनियादी तौर पर ना जी, हमारा ये हल्का ऑलमोस्टली डॉक्टर सईद वसीम अख्तर मरूम मेरे बड़े भाई हैं, और 3 दफा यहाँ से जमात इस्लामी की टिकट पर MP रहे हैं, और उनकी अनथक मेहनत और काफी काम था जिसको लोगों ने याद रखा हुआ था। इसी वजह से पजीराई बहुत मिली। और पुरअमन शहर है बहावलपुर, और लोग शराफत को, दयानत को, अमानत को और फैमिली को बड़ा काउंट करते हैं। इस तनाजुर के अंदर मुझे तो बहुत ही वेलकम। तो आपने पोलिंग एजेंट्स अपने फाइनल कर लिए हैं या भी लिस्टें बना रहे हैं? नहीं, हमारे पोलिंग एजेंट्स भी फाइनल हो चुके हुए हैं, और हमारे कैंप्स भी ऑलमोस्ट इस वक्त लग चुके हैं, और हमारे दफातर भी इस वक्त आबाद हैं, और वो जो पर्ची होती है वो भी बन के तो लोगों को डिलीवर भी हो चुकी है। खवातीन का नेटवर्क भी हमारा मुकम्मल है। चलें, आपके लिए बेस्ट विशेस। बाकी कल ही लोग फैसला करेंगे कि क्या सूरत हाल बनती है। शान अख्तर साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ थे। यूसुफ आबिद साहब, भावलपुर की सूरत हाल, चीमा साहब हैं और सऊद मजीद मुकाबले। चीमा साहब का एग्रेसिव बयान हमने देखे जब वो PTI के भी कोलिशन में थे, उसके बाद जब वो PDM का हिस्सा बने तो काफ़ी एग्रेसिव बयान आते रहे। लोग उनके पार्टी तब्दील करने से, ख़ास तौर पर जो इमरान खान की हिमायत उन्होंने वापस ली, उस पर लोग उनके हल्के के काफ़ी नाराज़ थे। लेकिन जब ये इस हल्के की डीलिमिटेशन होने लगी है तो उसमें एक चीज़ बड़ी देखने में आई है कि इनका जो क्योंकि ये हमेशा जाट और अराई बिरादरी का कार्ड जो है वो खेलते रहे, और जाट बिरादरी चूँकि वहाँ अक्सरियत में है तो ये उसकी बुनियाद पर ये हमेशा वहाँ से जीतते रहे हैं। और सऊद मजीद साहब जो है वो अराई बिरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं, और इस दफ़ा जो डीलिमिटेशन हुई है उसमें 1 लाख वोट जो अराई बिरादरी के थे वो उन्होंने काट के सराइकी बेल्ट में, जो जहाँ सराइकी वोट ज़्यादा थे वहाँ डाल दिए। यानी इस हल्के से 1 लाख वोट तकरीबन जो है वो अराई बिरादरी का निकल गया। सऊद मजीद साहब हमेशा इस सीट से हारते रहे, सिर्फ 2008 में जीते, और उनके हारने की जो मैं बुनियादी वजह समझता हूँ कि वो नीचे जो है वो अपने ही रिश्तेदार पैनल जो है वो हमेशा अपने भतीजे के 2-4 हज़ार 5 हज़ार जितने से भी हारते रहे, लेकिन वो नाकाम तो होते रहे ना। अपने भतीजे जो है वो उनको लाते रहे अपने नीचे पैनल में, जो यानी वही गलती जिस तरह अब तारिक बशीर चीमा ने भी दोहराई है कि अपने बेटे को जो है वो नीचे लाए हैं साथ। लेकिन जो उनका पिछला कम्बिनेशन था ना अराई बिरादरी का, वो बहुत अच्छा था, लेकिन वो भी इसी वजह से PTI की हिमायत वापस लेने की वजह से वो दोनों MPs जो है वो इनसे वापस हो गए। तो इस दफ़ा जो है उनको सऊद मजीद से जो है वो तगड़ा मुकाबला थोड़ा सा इस तरह है कि उनके अपनी एक जो जाट बिरादरी से बशारत रंधावा साहब थे वो उम्मीदवार हो गए हैं, तो जो यकीनन उनको टफ टाइम देंगे। तो और PP का जो वोटर है जो पीपल्स पार्टी के यहाँ साउथ पंजाब में मुतहरिक होने से अब तहरीक इंसाफ से वापस आ रहा है, तो वो फैक्टर भी किरदार अदा करेगा। तो इस हल्के में एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने इसके लिए सब जी हम देख रहे हैं कि हर हल्के में, स्पेशली साउथ पंजाब में मोस्टली हल्कों में बाप है तो साथ बेटा है या बेटी है या फिर भतीजा है या भतीजी। ब्रेक के बाद इस पर हम गुफ्तगू करेंगे कि ये अपर पंजाब में भी है या सिर्फ साउथ पंजाब को ये गिफ्ट मिल रहे हैं।
इसमें हम ब्रेक के बाद गुफ्तगू करेंगे, हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह रोही की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और कल इलेक्शन का इनेकाद होना है, सुबह 8 बजे से पोलिंग का आगाज़ होना है और पूरे साउथ पंजाब में, पूरे मुल्क में जो एक इलेक्शन का माहौल बनना था वो तो अब बन गया। अब कल पोलिंग का दिन है। अब देखना यह कि ख़वातीन और मर्द जो वोटर्स हैं वो किस बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के निकलते हैं। रज़ी साहब, जिस तरह सुहेला बात कर रही थी ब्रेक से पहले कि हमारे यहाँ जो डिसीजन पावर है वो ख़वातीन को भी उतने राइट्स हैं वोट के लिए, लेकिन वोट के लिए हमारी सियासी जमातों का महवर ख़वातीन नहीं होती, वो मोस्टली मुखातिब भी मर्दों से होते हैं। तो इसकी वजह क्या हमारे यहाँ शुरू से ऐसा माहौल है या वो समझते नहीं है कि ख़वातीन खुद डिसीजन ले सकती हैं इस मामले में? देखिए, अब ख़वातीन वक्त गुजरने के साथ साथ शऊर आया है। पहले इतना मामलात नहीं थे, ख़वातीन में शऊर आया, उनकी हर जगह पार्टिसिपेशन में इजाफा हो रहा है। पहले हम ख़वातीन के लिए कुछ मखसूस नशिस्तें भी होती थी। मैं अगर जॉब्स की बात करूं तो हमें कुछ स्कूल टीचिंग होती थी या नर्सिंग होती थी या 2-4 और इस तरह की। लेकिन अब हम ज़िंदगी के हर शोबे में ख़वातीन को देख रहे हैं और उन्हें बहुत अहम ओहदों पर भी हम देख रहे हैं। सो ये तो एक खुशाइंद बात है। लेकिन वो जो एक मर्द की जहनीत वाला मामला है जिसकी हम इससे पहले जिक्र कर रहे थे, वो अपनी जगह मौजूद है। वो वक्त गुजरने के साथ साथ तब्दील होगा और उसमें भी हमने ये देखना है कि बहुत सारी चीज़ें बेहतर हो चुकी हैं। बहुत सारे घर जिनमें ख़वातीन के बाहर निकलने पर पाबंदियाँ थीं, जिनमें बहुत सारे हमने अब देखे ना कि हमें मुआशरे में कितनी बहुत सारी तब्दीलियाँ नज़र आ रही हैं, चीज़ें बेहतर हो रही हैं और वो जो एक रिजिडनेस थी वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रही है और उसका फ़ायदा जो है जैसे जहाँ और बहुत से शोबों को होगा वहाँ ख़वातीन को भी होगा। उसका फ़ायदा पूरे माशरे को होगा। सुहेरा, जिस तरीके से अब इलेक्शन मुहिम का आगाज़ हुआ, ख़वातीन वोटर्स तो काफ़ी बड़ी तादाद में मौजूद हैं। ख़वातीन उम्मीदवारों का आपने कैसा रुझान देखा? इस ओवरऑल पूरी साउथ की बात कर लें, मुल्तान की बात करें, बाकी इलाके जैसे बिल्कुल रज़ी साहब भी बता रहे थे कि यहाँ पे स्पेशली मैं अगर साउथ पंजाब की बात करूँ तो हमारी सोच औरतों को लेकर या उनकी आज़ादी को लेकर या सियासत में शमूलियत को लेकर अभी भी बहुत पछता है। मैं ये समझती हूँ कानून आइन के मुताबिक तो ख़वातीन को भी इक्वल वोट का हक दिया गया है ना? इक्वल वोट का हक भी दिया गया है, मखसूस नशिस्तें भी हैं। लेकिन बिलाल, एक औरत जब वो एज आ उम्मीदवार खड़ी हुई है, उसने जब तक जाके अपनी प्रॉपर कैंपेन नहीं करनी, जिस तरह से एक मर्द वोटर जो है उम्मीदवार वो अपनी कैंपेन कर रहा है, तो उसको वोट कैसे डलेगा? बहुत सी ऐसी औरतें, बहुत से हम ऐसे बिलाल नाम देखते हैं जिनको कोई जानता ही नहीं होता है। जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि वो या तो उनका कोई सियासी बैकग्राउंड होता है और उनको पार्टी टिकट दे दिया जाता है, या ऐसी ख़वातीन जो कि फंडिंग के हवाले से कहीं ना कहीं मदद कर रही होती हैं। ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि अगर उनका सियासी पस मंज़र फैमिली का हो तो जिस तरह मेहरबानो कुरैशी हैं, बासित बुखारी की साहबजादी हैं, बिल्कुल जैसे मेहरबानो हैं, वो पहली बार जब पिछला इलेक्शन हुआ था ज़िमनी इंतखाब, तो वो उसमें आई, लोग नहीं जानते थे उनको, उन्होंने कुछ हद तक मैं समझती हूँ कैंपेन्स की, क्योंकि जब उनके भी इंटरव्यू की गए तो उनका भी यही कहना था कि जी मेरा जो घरेलू बैकग्राउंड है मुझे उसकी हदूद में रहते हुए कैंपेन करनी है। मैं प्रॉपर उस तरह से एक मर्द की तरह जाके कैंपेन, घर घर डोर टू डोर कैंपेन भी उन्होंने नहीं की थी। लेकिन उनको जिस पार्टी के थ्रू वो लड़ रही थी उस पार्टी की वजह से अच्छे खासे वोट पड़े, लेकिन वो जीत नहीं सकी वहाँ से। वो खुद मेहनत नहीं करी और फैमिली का वोट जी जी। और अभी भी बिलाल, अभी भी आप देखें कि हमने जो कैंपेन्स चलाई, हमने जो कवरेज की है कैंपेन्स की, उसमें भी ख़वातीन इक्का दुक्का ही हमें नज़र आई हैं, वो भी बुजुर्ग ख़वातीन। और जो डोर टू डोर कैंपेन कर रही होती हैं उनको तो हमारे माशरे में एक्सेप्ट ही नहीं किया जाता कहीं भी, कि जी उनको बुरे बुरे अलकाब से भी पुकारा जाता है कि जी ये ख़वातीन जो हैं वो घर से बाहर निकल आई हैं और ये पता नहीं माशरे को किस तरफ लेके जाना चाह रही हैं। उनके साथ भी बिहेवियर सोसाइटी का अच्छा नहीं होता। मैं ये नहीं कह रही सभी अच्छा बिहेवियर नहीं करते, लेकिन ओवरऑल अगर हम बात करें तो इस तरह की छोटी छोटी बहुत सी प्रॉब्लम का सामना होता है। रज़ी साहब, ख़वातीन के हवाले से सुहेरा ये बता रही हैं कि जो भी कॉर्नर मीटिंग्स हुई, जलसे हुए, वहाँ पर एक महदूद तादाद थी, तो क्या वाकई ख़वातीन जाना नहीं चाहती या सिस्टम का पार्ट नहीं बनना चाहती या फिर रवैयों की वजह से वो घर बैठना चाहती? नहीं, देखें, खातून का, किसी भी खातून का किसी जलसे में जाना या पहुंचना, ये बजाते खुद एक बड़ा काम है खातून के लिए तो काम है ना, क्योंकि उसने किसी की ट्रांसपोर्ट पर जाना है, किसी के साथ जाना है,
अगर फैमिली से निकल रही हैं तो किसी अपने शौहर को, किसी को भाई को कहना है कि मुझे लेकर चलें, अच्छा वो लेकर जाते हैं या नहीं जाते, या किसी ग्रुप की सूरत में जाना है। सो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब आप ये देखें, हमने एक इंटरव्यू किया था, बहुत सारी ख़वातीन हैं जो उम्मीदवार भी हैं और बहुत अहम, आबदा बुखारी साहिबा हैं। हाँ बिल्कुल, वो एक बड़ी अहम उम्मीदवार हैं और सराइकी पार्टी के हवाले से और उनका बड़ा नाम है। यहाँ से कुर्बान फातिमा भी इन सबको भी किसी को अपने साथ रखना पड़ा। वो आबदा बुखारी, जी बिल्कुल, वो उनके हस्बैंड हर जगह पर उनके साथ होते हैं। कहीं हमने नहीं देखा कि खातून किसी खातून के ग्रुप के साथ जाके कन्वेंशन करी है, जलसा करी है। हर जगह उसको मर्द की सपोर्ट चाहिए। और क्यों चाहिए? दूसरे मर्दों से बचने के लिए। लेकिन ये इशूज़ तो हैं, अगर मर्द और ख़वातीन दोनों मिलकर माशरा बनाते हैं और इसमें हम सबको ही जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, तो कल का दिन कैसे देखती हैं? इस खित्ते की ख़वातीन कल वोट कास्ट करने के लिए कितनी बड़ी तादाद में निकलेंगी? और पहले जो माजी में आपने इलेक्शन कवर किए तो वहाँ पर ख़वातीन की रेशो क्या देखते हैं आप? अच्छा, इसमें डिफरेंट है कि कोई पोलिंग स्टेशन ऐसा है जहां पर ख़वातीन एक बड़ी तादाद में पहुंचती हैं वोट कास्ट करने के लिए, और कई हमें ऐसे नज़र आते हैं जहां पर हम शाम 5 बजे तक भी देख रहे होते हैं कि बहुत कम ख़वातीन आ रही होती हैं। अच्छा, ख़वातीन का पोलिंग स्टेशन पर पहुंचना, क्योंकि उन्होंने घर का काम भी देखना होता है, सुबह के टाइम बच्चे हैं, घर है, नाश्ता है, फिर उसके बाद वो डिपेंडेंट हैं, शौहर, भाई, बेटा, कि जी आप हमें वोट कास्ट करने के लिए ले जाएं। फिर उनके लिए ट्रांसपोर्ट का इशू होता है। तो वो ख़वातीन जिनके घर में कोई मर्द नहीं है, वो किस तरह से पहुंचेंगी अगर उनके घर से दूर है पोलिंग स्टेशन? इस तरह के बहुत सारे इश्यूज होते हैं। 12 बजे के बाद, दिन 12 बजे के बाद, जैसे 8 साढ़े 8 पोलिंग स्टार्ट हो जाती है, उस टाइम पे आपको ख़वातीन नज़र नहीं आएंगी। 12 बजे के बाद जो है वो हम थोड़ा सा रश देखना शुरू करते हैं ख़वातीन का, और फिर क्या होता है कि बीच में टाइम बहुत कम रह जाता है और बहुत से वोट्स वो ख़वातीन हैं जो कि फैमिली के अमूर को सरअंजाम दे रही होती हैं। एक काफ़ी बड़ी तादाद नौजवानों का भी है, और जिसमें हमारी फील्ड में जो स्टूडेंट्स हैं, उसके अलावा जो 18 साल और 20 साल, उनका क्या रुझान है? जो आपके सर्कल के लोग हैं, जो आप जिनसे मिलते हैं, जो आपके एज फेलो है, वो क्या समझती हैं कि इस जमहूरियत के बारे में, और हमारे यहाँ जो इलेक्शन है तो उनका एक्साइटमेंट मौजूद है? ये तो बड़ी अहम बात है, क्योंकि हमारे मुल्क में तकरीबन 44% के करीब जो है वो नौजवान हैं। 18 से 35 साल अगर हम जिनकी बात करें तो एक बड़ी तादाद है वोटर्स की। लेकिन अब चूंकि बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे हैं, यंगस्टर जो हैं वो पढ़े, और वो जाहिर है मीडिया को भी फॉलो कर रहे हैं, और सोशल मीडिया तो आप देख रहे हैं कि वो फिर उसकी वजह से कितना ज़्यादा लोगों में शऊर आ गया है। तो उनका यही है कि जी, अब मैं किसी पार्टी का ज़ाहिर नाम नहीं ले सकते, लेकिन वो तमाम तर पार्टी से हमें मायूस नज़र आते हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब तक मुल्क का नौजवान तरक्की नहीं करेगा, हाँ, सवाल उठाते नजर आते हैं। ये जो क्वेश्चन का साहब, पहले हम देखते थे कि नौजवान जो माशरे के लोग होते थे वो सवाल नहीं उठाते थे, वो बिल्कुल साइड लाइन हो जाते थे। लेकिन अब लोग सवाल करना तो अच्छी बात है, सवाल करना अच्छी बात है, मुकालमा करना अच्छी बात है, लेकिन सवाल करने का भी तरीका होता है। लेकिन नौजवानों पे बड़ी तनकीद होती है इस मामले में। वो कहते हैं कि वो गिला भी करते हैं कि हमें दिया क्या है, हमारे पास जॉब्स नहीं है, हमारे पास रोजगार के मौके नहीं है, फिर वो क्या करें? एग्रेशन ही दिखा रहे हैं, महंगाई काफी ज्यादा हो गई है। देखें, बात यह है कि नौजवानों के साथ ये पहली मरतबा ऐसा नहीं हुआ। जब हम नौजवान थे हमारे भी यही मसाइल थे। आपके हालात मुख्तलिफ थे? नहीं, हमारे हालात मुख्तलिफ नहीं थे। देखें, पाकिस्तान में हालात तो एक ही जैसे चले आ रहे हैं। जैसी जमहूरियत चल रही है वैसे ही थ्रू आउट हमारी हिस्ट्री चल रही है। बेहतर नहीं हुई है, लेकिन हर मरतबा हम चीज़ों को, नए तजर्बात भी हो रहे हैं, और हर मरतबा हम चीज़ों को जवाल की तरफ जाकर देख रहे हैं। उनके गिले शिकवे अपनी जगह, लेकिन एक फ़र्क है कि हम जब नौजवान थे तो हम अपने बुजुर्गों के साथ जब मुकालमा करते थे तो उस मुकालमे का और अंदाज होता था। आज के नौजवान में एग्रेशन ज़्यादा है, और एक जो उन्हें लीडरशिप भी वो पसंद आई है जो एग्रेसिव हो और जो महज़िब गुफ्तगू ना करे। लेकिन नौजवान ये भी कहते हैं कि जब वो आसपास, जब पहले टाइम था तो आसपास के हमसायों के हालात भी उन्हीं जैसे थे, लेकिन वो जब आसपास के हमसायों को कहाँ से कहाँ तक देखते नजर आते हैं तो फिर अपने को देखते हैं तो फिर गुस्सा ही बचता है उनके पास। डेमोक्रेसी की कंटिन्यूटी सबसे बड़ी बात है ना। जिन हमसायों की वो बात कर रहे हैं वहाँ तसलसल के साथ जमहूरियत और जमहूरियत तभी है जब वो वोट कास्ट करेंगे, और जमहूरियत देखें, नौजवान को अपना वोट तो कास्ट करना चाहिए, हक़ की राय दही। जब आप अपना हक़ की राय दही इस्तेमाल करेंगे तो उसी के नतीजे में, और खुशी की बात यह है कि तब्दीली जिसके लिए वो चाह रहे हैं
वो तब्दीली अगर वोट के ज़रिए आए तो ज़्यादा अहम होती है, वो आसान भी है और वो आसान भी है, बजाय इसके कि हमने जो माजी में हमारे यहाँ माजी मसाइल इसीलिए रहे कि जमहूरियत को हमेशा ख़त्म किया गया या तब्दील किया गया वोट के बगैर, किसी और ज़रिए से तब्दील किया गया। और जब हम हमसाया मुल्क की बात करते हैं तो वहाँ एक डेमोक्रेसी का तसलसल दिखाई दे रहा है। उन्होंने मुसलसल, आप देखें कि जो भी सूरत हाल रही, उन्होंने इस डेमोक्रेसी को कंटिन्यू किया। और एक इमरजेंसी का छोटा सा पीरियड आया था इंदिरा गांधी के ज़माने में, तो हमें चंद साल बाद सूरत वही देखने को मिलती है, उससे बदतर हम कहते हैं। तो उसमें हमारे यहाँ जो मुक़्तदर ताकतें हैं उनका रोल जो है उसको देखने की ब्रेक ज़रूरत पे है। हम जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो मज़ीद डिस्कशन होगी। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह रोई की स्पेशल इलेक्शन ट्रांसमिशन का सिलसिला जारी है और हम आज के दिन इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, और सारा दिन हमने कोशिश की कि जो शहर की सूरत हाल थी, साउथ पंजाब की सूरत हाल थी, जो मुल्क की सूरत हाल थी, जो इलेक्शन के हवाले से माहौल था, जो हलकों में सूरत हाल थी, सियासी जमातों ने जो मेहनत की, उम्मीदवारों के वादे, वोटर्स के शिकवे, सारा कुछ डिस्कस किया। हम आखिर में ज़रा फिर सुहिया तारिक के पास जाएंगे। हमने कहा कि ख़वातीन वोटर्स को भी लाजमी डिस्कस करना चाहिए। हमने कोशिश की कि शाम के टाइम भी हम जब प्रोग्राम में मौजूद थे तो जिक्र मुसलसल होता रहा। सुहिया तारिक, सियासी जमातों ने अपने मंशूर दिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी दिया, पाकिस्तान पीपल पार्टी ने भी दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमात इस्लामी, तमाम जमातों के मंशूर आए। ख़वातीन को क्या शेयर मिला, क्या समझती हैं कि जो वादे किए गए उससे ख़वातीन को उसमें इन्वॉल्वमेंट महसूस हुई, या ख़वातीन बिल्कुल ही इन सारी चीज़ों से इग्नोर नजर आई? अच्छा, देखिए, ज़्यादातर वादे जो हैं वो तो वफ़ा नहीं हो सके हैं बिल्कुल भी। अभी जो माजी में भी किए गए, माजी में भी इसी तरह से हमने देखा है। ख़वातीन को हमेशा एक साइड पे ही तसव्वुर किया जाता है। सिर्फ हमारी जो बेनज़ीर शहीद बेनज़ीर साहिबा थी, उन्होंने जब वो वज़ीर आज़म बनी, उन्होंने ख़वातीन के लिए आवाज़ भी उठाई, जो हमें अभी तक हमें नज़र आ रही है। प्रैक्टिकल वर्क करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब सियासी पार्टियां अपना मंशूर पेश करती हैं, बताती हैं कि जब हम इक़्तिदार में आएंगे तो ये फैसिलिटीज़ देंगे, तो वो आवाम को जब नज़र आती हैं ना चीज़ें, जैसे बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम है, वो अभी तक चल रहा है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी खातून के घर का चूल्हा उसकी वजह से जल रहा है, तो वो खातून ऑब्वियसली उसी पार्टी को वोट देगी ताकि आगे भी उसको कोई ना कोई फ़ायदा मिलता रहे। इसी तरह से हम अगर बात करें कि ख़वातीन को सेहत की सहूलियात की कितनी ज़्यादा ज़रूरत होती है ना, तो वो कोई जिस तरह से हमारे यहाँ मुल्तान में मैं समझती हूँ मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स की तादाद ना होने के बराबर है। ये सबसे अहम मसला है, क्योंकि हम निश्तर हॉस्पिटल में देखते हैं, आज इलेक्शन का मौजूद डिस्कस हो रहा है, लेकिन ये सबसे अहम चीज़ है कि जब ख़वातीन के गायनी वार्ड में एक लंबी कतार होती है और वहाँ पर हम ख़वातीन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ में देखते हैं और परेशान कौन सूरत हाल होती है, तो ये तमाम तर उम्मीदवारों की जिम्मेदारी है कि जब उन्हें इक़्तिदार का मौका मिले तो अपनी ख़वातीन वोटर्स के लिए अच्छे हॉस्पिटल लाजमी बनवाएँ। कम अज़ कम उन्हें गायनी के दौरान तो उनका इलाज सही हो सके। वो बाहर कभी हम देखते हैं कि वो रक्षे में ये सूरत हाल नज़र आती है कि वो वहीं पर बच्चा जनती दिखाई देती है, तो ये काफ़ी अफसोसनाक सूरत हाल। उसकी जिम्मेदारी उन लोगों पे है, उन उम्मीदवारों पे है जो वोट ले जाते हैं, लेकिन जो अपनी कम्युनिटी है, जो एक ख़वातीन का भी काफ़ी बड़ी तादाद का वोट लेके जाते हैं, लेकिन उनके लिए बेहतर सहूलियात मुयस्सर नहीं होती, एक तकलीफ देह मराहल होते हैं। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एक तो ये हो गया, दूसरा मैं ये समझती हूँ कि ओवरऑल हेल्थ के शोबे में काम हो रहा होता है, जैसे सेहत इंसाफ कार्ड भी लॉन्च हुए थे, लेकिन उसमें मैं ये समझती हूँ कि स्पेशली ख़वातीन के लिए क्या था। ख़वातीन के लिए स्पेशली यही हो सकता है कि माँ और बच्चे की सेहत, ख़वातीन को रोज़मर्रा बुनियाद पर जैसे उनको चेकअप की ज़रूरत होती है, हेल्थ फैसिलिटीज़ की मर्दों के मुकाबले में ज़्यादा ज़रूरत होती है, उनके इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो मैं ये समझती हूँ कि हॉस्पिटल्स की तादाद, ख़वातीन के जो हॉस्पिटल्स हैं वो बढ़ाई जाए। अगर कोई सियासी पार्टी या जो भी उम्मीदवार खातून स्पेशली, अब देखें कि ख़वातीन उम्मीदवारान की तादाद ही बहुत ज़्यादा कम है। ख़वातीन उम्मीदवार होती तो उन्हें एहसास होता कि हमारे ये मसले हैं, क्योंकि औरत का मसला समझ सकती है ना, उनके मसाइल को ज़्यादा बेहतर समझ सकती हैं, और उनसे ख़वातीन अगर उम्मीदवार हों उन तक रसाई भी बहुत आसान होगी, और औरतों को अपने मसाइल उनको बताने में, उनके साथ डिस्कस करने में वो झिझक नहीं होगी जो किसी मर्द के साथ होने। और औरतों के बहुत सारे ऐसे मसाइल होते हैं जो औरत ही समझ सकती है। सो इन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी होता है।
उस चीज़ की हमें कमी दिखाई देती है। बिल्कुल ऐसे ही। अब आप देखें वो इलाके, देही इलाके स्पेशली, जहाँ पे औरतें पर्दा करती हैं, झिझकती हैं मर्दों से बात करने से, ठीक है, वहाँ पे अगर कोई मर्द वोटर जाके वोट मांग रहा है तो मैंने बहुत कम देखा है इस तरह से कि खवातीन आ रही हों, उसकी बात सुन रही हों या कोई मसला बयान कर रही हों। बिल्कुल। अच्छा, वही अगर खातून वोटर वहाँ पर जो है वो जाती है, उम्मीदवार जाए वोट मांगने के लिए, तो सूरत हाल मुख्तलिफ होगी। और फिर बिलाल वो खातून जो है ना वो वोटर्स को कायल भी कर सकती है औरतों को अपने तरीके से कि जी आप वोट कास्ट करने आए तो हम आपको ये फायदे देंगे। मरहला कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल कल शाम तक, कल रात 12 बजे। अब सुबह पोलिंग का डे है, तो क्या समझती हैं जो खवातीन हैं वो किस तादाद में वोट कास्ट करने निकलेंगी, या फिर हमें वही टर्न आउट कम दिखाई देगा? आप क्या समझते हैं? नहीं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है स्पेशली जैसे हम यंगस्टर्स की बात कर रहे थे, तो अभी हमने जैसे बहुत ज़्यादा देखा है कि वोट ज़ाहिरा एक अमानत है। तो मैं ये समझती हूँ कि जितनी भी औरतें हैं उनको एटलीस्ट कल एक मौका मिला है, एक दिन मिला है, को बाहर निकलना चाहिए, वोट कास्ट करना चाहिए। अगर आपके घर में मर्द नहीं है तो किसी ना किसी तरह से कोशिश करके खवातीन अपने मोहल्ले से इकट्ठी होकर किसी ना किसी तरह अपने स्टेशन पे पहुंचे। भी है, कुछ दूर नहीं है पूरे। और मर्द को भी अपनी राय मुसल्लत नहीं करनी चाहिए वोट के हवाले से। हमने ये भी देखा है कि बाज़ फैमिलीज़ में राय मुसल्लत की जा रही होती है कि भाई वो बड़े ने फैसला कर दिया, जो हम अमूमन देखते हैं बरादरियों के मामलात में कि हमारे एक बड़े ने फैसला कर दिया, अब वो सारे जो हैं फैसले के बावजूद, चाहे खवातीन हैं चाहे मर्द हैं, तो इन चीज़ों को भी हमें जब हम इनको ओवरकम करेंगे तो ये, लेकिन ये वक्त के गुजरने के साथ मैं यही कहता हूँ कि इलेक्टोरल प्रोसेस जिस तरह आगे चल रहा है, जिस तरह हम इंतखाबात में मुसलसल जा रहे हैं, अगर ये चीज़ें चलती रहेंगी तो जो माजी के मुकाबले में अब चीज़ें बहुत बेहतर हुई हैं, आगे जाकर हमें मजीद बेहतरी की तवक्को रखनी। लास्ट क्या कहना चाहेंगे, कल का दिन कैसे देखते हैं? लास्ट में कंक्लूजन में हम आते हैं। कल का दिन हमें वोट के लिए कितना एक्साइटेड है? देखिए हमें उम्मीद रखनी चाहिए और उम्मीद पर ही दुनिया कायम है। हमें मायूसी नहीं फैलानी चाहिए, हमें बेहतरी की तवक्को रखनी चाहिए। और मेरा ये ख्याल है कि हमें यकीन रखना चाहिए कि कल का दिन पाकिस्तान के मुस्तकबिल के हवाले से बहुत अहम होगा। पाकिस्तान को जिस इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को जिस मुआशी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, पाकिस्तान को जिस सियासी इस्तेहकाम की ज़रूरत है, मेरी ख्वाहिश है कि कल के इंतखाबात के नतीजे में वो इस्तेहकाम हमें मुयस्सर आए और हमारे नौजवानों का मुस्तकबिल मज़ीद बेहतर। हमने पहले भी एक बात डिस्कस की थी कि शाम को जो नताइज आएंगे तो सियासी जमातें इनको अच्छे से तस्लीम करेंगी या फिर वही धांधली का रोना हमें सुनने को मिलेगा? मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा कोई ऐसा होना चाहिए, क्योंकि ये इसके नतीजे में चीज़ें मज़ीद ख़राब होती हैं। सियासी जमातों से भी अब हमें ये तवक्को रखनी चाहिए कि वो ग्रेसफुली, हम देखते हैं कि दुनिया भर में इलेक्शन होते हैं और आप ये साल तो वैसे ही इलेक्शन का साल है, दुनिया भर में इलेक्शन हो रहे हैं, हर जगह हो रहे हैं, और हम हर जगह ये देख रहे हैं कि लोग बड़ी खुशदिली के साथ नताइज को तस्लीम कर रहे होते हैं। एक वोट से भी अगर कोई हार जाता है तो वो दूसरे को मुबारकबाद देता है, और वो हार जीत तो इस खेल का हिस्सा है। लिहाजा हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि कल खुशदिली के साथ नताइज को तस्लीम किया जाएगा, और वो जो माजी में हम मैं ना मानू वाली पॉलिसियाँ देखते थे, मेरा ख्याल है वो नहीं होनी चाहिए। उसमें यकीनन मैं ना मानू वाली सियासत इस मुल्क के लिए भी, इस माशरे के लिए भी मुश्किल पैदा करती है, और यकीनन जमहूरियत में हम देखते हैं कि वोट के ज़रिए असल तब्दीली लाई जा सकती है। सुगीरा तारिक, कल का दिन है और हम ओवरऑल अगर बात करें खवातीन से हटकर नौजवानों की बात कर लें, तो आप कहेंगे कि वो इस बार एक्साइटेड ज़्यादा हैं अपना वोट कास्ट करने के लिए? एक्साइटेड हैं, और मैं समझती हूँ जज्बाती भी हैं थोड़े से। हाँ, ये जज्बाती इसी वजह से कई स्टेशन को हसास स्टेशन करा दिया गया। जज्बात को काबू में रखें कल के दिन, और नौजवानों की वजह से करार दिया था। सुगीरा कहें काफी जज्बाती हैं, हमें सोशल मीडिया की स्पेशली हम बात करें या आप कहीं पे बैठ के उनसे तबसरा भी करें तो वो बहुत एक्सट्रीम पे भी चले जाते हैं। तो कल का दिन जी बिल्कुल अग्रेशन नहीं होना चाहिए। कल के दिन भी हम देखते थे जब बेटीज में सियासत थी 90s में, तो ये आप जब लोग नौजवान थे तो आप भी इसी तरह अग्रेशन दिखाते थे या फिर समझते थे कि लॉजिक के तौर पर बात होती थी? नहीं, जज्बाती तो हम थे, एग्रेसिव नहीं थे। जज्बाती होना और एग्रेसिव होना दो अलग अलग चीज़ें हैं। हम बहुत जज्बाती थे अपने लीडरशिप के बारे में, लेकिन हम गालम गलोच नहीं करते थे, हम बदतमीज़ी नहीं करते थे, हम नारे लगाते थे। हम प्रेस क्लब के इलेक्शनों में भी बहुत फाल रहे हैं, मुफ्ती साहब को मालूम है, जो अमजद बुखारी साहब भी हमारे साथ, हम बहुत फाल रहे हैं इलेक्शनों में भी। लेकिन वहाँ भी हम अपने बुज़ुर्गों का एहतराम, सीनियर्स का एहतराम, सारे इलेक्शन के बाद मुझे याद है कि हम में से जो हार जाता था
वो बहुत खुशदिली के साथ दूसरे को मुबारकबाद देता था, और यही हुस्न है डेमोक्रेसी का। सवीरा, आप इस पे क्या कहना चाहिए? आखिरी मिनट से हमारे नहीं, पास। बाअदब होना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये तो पहली शर्त है कहीं पे भी आप हों। लेकिन रज़ी साहब के टाइम पे उस तरह के मसाइल मैं समझती हूँ शायद नहीं होते होंगे जो आज के नौजवान को दरपेश हैं। महंगाई का फैक्टर है, नौकरियाँ नहीं हैं, डिप्रेशन है, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से सोशल मीडिया के नुकसानात बहुत ज़्यादा हो गए हैं, तो इस वजह से आज का नौजवान शायद थोड़ा सा ज़्यादा जज्बाती है। कल उसका मिस इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना। वो वोट की सूरत में करेगा। सॉरी, कल इसका इज़हार, तमाम तरह परेशानियों का इज़हार वो वोट की सूरत में वोट करेगा। की सूरत में करें, आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करें। आपको जहां एग्रेशन दिखाना है तो वो अपनी, जिसको आपको मंशूर बेहतर लगता है, आपके मुताबिक लगता है, उसको वोट कास्ट करें और सब्र तहम्मुल का स्पेशली मुजाहिरा करें। सब्र तहम्मुल का मुजाहिरा करें। सूरज तारिक, आपका बहुत शुक्रिया। रज़ीउद्दीन रज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने ये गुफ्तगू जानी। कल का दिन वाकई अहम है मुल्क की किस्मत के लिए, मुल्क की सिमत सेट करने के लिए। और हम सुबह शाम तनकीद भी करते हैं, कभी कभार तारीफ़ें भी कर रहे होते हैं, महंगाई के शिकवे भी हमारे पास होते हैं, उसके साथ साथ मईशत के हवाले से भी गुफ्तगू होती है कि हमारे यहाँ सबू हाल है। उसके साथ साथ लोग ये बात भी करते नज़र आते हैं कि हर बार आवाम को ही कहा जाता है कि महंगाई का बोझ बर्दाश्त करें। तो इसका हल दिया गया है लोगों को, वो वोट का हक़ है। वोट के ज़रिए अपनी पसंद की हुकूमत ले आएँ, अपनी पसंद की पार्टी का मुंतखब कर लें, अपनी पसंद के उम्मीदवारों को मुंतखब करके असम्बली तक पहुंचा दें। ये जमहूरी सिस्टम ने और आइन ने ये हक़ जमहूर को दिया है, आवाम को दिया है। तो और लोगों से अब यही तवक्को हम रखते हैं वोटर से कि कल का दिन एक पुरअमन दिन होगा, एक खूबसूरत दिन होगा, और कल के दिन तमाम लोग वोटर्स अपना वोट कास्ट करके सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए और मुल्क को मजबूत बनाने के लिए, माशरे को मजबूत बनाने के लिए कोशिश करेंगे। और हम समझते हैं कि अगर काफ़ी बड़ी तादाद में वोटर बाहर निकलता है और सिस्टम का हिस्सा बनता है तो यकीनन उससे बेहतरी आएगी, उससे हालात में इस्तेकाम आएगा। और जो अदम एतमाद हमें हर जगह नज़र आता है, हमें गुस्सा, उसके साथ साथ जब ये गुफ्तगू सुनाई देती है कि फ़लाँ चीज़ पर पाबंदी है, फ़लाँ चीज़ पर पाबंदी है, तो यकीनन उसमें भी कमी आएगी। अब ये डिपेंड करता है वोटर पर कि कल वो कितनी बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के निकलते हैं। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।